गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तुम्हारे लाइफ का पहला थ्योरम है, लाइफ का तुम्हारे, ठीक है। अच्छी तरह से देखना, इजी है। पेपर में, यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी आता है, दोनों में से एक एग्जाम में कंपलसरी आता है, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को कुछ बातें समझना जरूरी है। ये लाइन नीचे स्ट्रेट है, इसमें अगर एक लाइन मार दोगे तुम, दिस इज योर लीनियर पेयर, ए बी सी डी, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। नीचे वाला लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, ऊपर वाला कैसा भी रहे। इन दोनों को मिला के 180 रहता है। क्यों 180 रहता है? क्योंकि तुमको पता होगा हमारा प्रोटेक्टर ऐसा होता है, यहाँ से 0 से 90 दिया रहता है, यहाँ से भी 0 से 90 दिया रहता है, ठीक है। 180 तक रहता है वो, इसलिए ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टर है। तो ये नीचे वाला लाइन ये पूरा 180 का रहता है। तो लीनियर पेयर में हम लोग लिखते कैसे हैं लीनियर पेयर को? एंगल ए बी डी प्लस ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, सी बी डी इज इक्वल टू 180। ये दोनों मिला के 180 होता है। जरूरी नहीं कि ए बी डी, तुम ऐसे भी लिख सकते हो डी बी ए, लेकिन बी बराबर बीच में होना चाहिए। डी बी ए, डी बी सी कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन बी हमेशा बीच में होना चाहिए। दिस इज योर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जरूरी नहीं कि ऐसी होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे होगा तो भी चलेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसा होगा तो भी चलेगा। एकदम स्ट्रेट होगा तो भी चलेगा, 90-90 तो 180 होगा। उसके बाद कभी कभी ये लीनियर पेयर है और एक लाइन आएगा तो भी ये सब मिलाकर 180 रहेगा। इसके अंदर तुम कितना भी लाइन मार दो, ये सब मिलाकर 180 रहेगा। दिस इज योर लीनियर पेयर। सबको तुमको प्लस करके लिखना पड़ेगा 180। ये तुम्हारा लीनियर पेयर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर x इज इक्वल टू वाई होगा, z इक्वल टू वाई होगा, तो अगला स्टेप क्या आएगा? नॉलेज के ऊपर है, ये कोई मैथ्स वगैरह नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को IQ पता होना चाहिए। x इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू वाई, तो अगला स्टेप क्या आएगा? तो जो सेम होता है वो बाजू में हटके x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z, ठीक है। राज के पास 100 रुपये है, राज के पास जितना पैसा है उतना रोहित के पास है, और रोहित के पास जितना है उतना शीला के पास है। तो राज और शीला के पास पैसे कितने होंगे? सेम। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो है दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई, जेड इक्वल टू वाई, ये दोनों सेम है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड। सेम वाले को हम लोग हटा देते और आगे वाले दोनों जोन इक्वल आ जाते, ठीक है। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जो हम लोग को इफ से लेकर देन तक दिया रहता है वो गिवन होता है, मतलब वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देन के बाद जो आता है व्हेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर, जो ऑपोजिट एंगल मिलने वाले, ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के पीछे वाले, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेना है और वो बताना है कि वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब उनका मेजरमेंट सेम होता है। ये हमको आंसर लाना है, दिया नहीं है, आंसर लाना है। उसको हम लोग बोलेंगे टू प्रूव, जो हम लोग को आंसर लाना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग को दिया रहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसका ये हम लोग को गिवन, ये हमारा क्वेश्चन है, और आंसर में हम लोग x का आंसर निकालते, y का आंसर निकालते, वो हम लोग को टू प्रूव मतलब आंसर लाना होता है, ठीक है। पहला थ्योरम इसलिए ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, अगले बार से थोड़ा डायरेक्ट थ्योरम पढ़ा दूंगा मैं। तो इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, देखो पेपर में सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, हमको डायग्राम खुद निकालना है, गिवन हम लोग को खुद लिखना है, टू प्रूव हम लोग को खुद करना है, और प्रूफ भी हम लोग को खुद देना है। तो इफ इतना इजी होता है, प्लीज रट्टा मत मारो। बहुत सारे लोग रहते हैं जो बोलते हैं 100 बार लिखो, 150 बार लिखो, नोटबुक भरा देते हैं, कुछ फायदा नहीं है। 9th में लगभग 80 से 100 थ्योरम है, इतना याद कर पाओगे? उससे अच्छा सॉल्व करने का टेक्निक निकालना है कि कोई भी आन दो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे करो, ऐसे पढ़ना है। तो इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे के अंदर से जा रही है। तो देखो ये दो लाइन तो इंटरसेक्ट नहीं होगी, कि इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को आर पार जाना, तो ये नहीं, ये तो पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रही है? टच कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब आर पार जाना, तो दो लाइन ऐसे लेना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो समझो मैंने लाइन ले लिया एक ऐसे और एक लाइन ले लिया ऐसे, सही है। बताओ मुझे ये याद करना है आराम से। टू लाइन बोला इसलिए टू लाइन निकाला, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को आर पार वो जा रही है, वो मैंने डायग्राम निकाला। टू लाइन्स है,
इंटरसेक्ट जहाँ पे करे उसको हम लोग ओ नाम देंगे, तुम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। घर पे जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद घर पे जाके मतलब घर पे ही प्रैक्टिस कर लेना, नाम अलग अलग दे देना और खुद सॉल्व करके देखना। ये हमारा डायग्राम हो गया। एक लाइन को हमने नाम दे दिया ए बी और दूसरे लाइन को नाम दे दिया हम लोग ने सी डी, तुम कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू आर एस। तो हम लोग गिवन में लिख, जो हम लोग निकालते हैं ना डायग्राम में गिवन में से, 2 लाइन बोला, 2 लाइन निकाला, इंटरसेक्ट बोला, इंटरसेक्ट किया और उसको नाम दे दिया, वो नेमिंग करना सब कुछ करना मतलब ही गिवन। तो गिवन में हम लोग ने जो निकाला वो हम लोग को लिखना है। सबसे पहले हम लोग ने लाइन ए बी निकाला, लाइन सी डी निकाला, तो लिखने का लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट, वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट में, ओ। दिस इज योर गिवन। डायग्राम निकाल के गिवन लिखोगे तो 1 से 1.5 मार्क मिलता है। इसके आगे तुमने गलत किया तो भी चलता है, 1-1.5 मार्क के लिए, लेकिन 4 मार्क का है तो हम लोग को 4 पूरा चाहिए। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, क्या आंसर लाना है, इसके पीछे भागना है, इसको आंसर लाना है। जिस स्टेप पे आ जाएगा हमारा थ्योरम खत्म हो जाएगा। क्या प्रूव करना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो ऑपोजिट एंगल हमको मिले हैं, देखो ये और ये, इसका नाम है ए ओ सी, जो भी रहेगा वो हमेशा बीच में नाम लिखना है, ऐसा मत बोलना ए सी ओ, ये बीच में होना चाहिए, या यहाँ से स्टार्ट नहीं करने का ओ सी है, नहीं, वो बीच में होना चाहिए, ए ओ सी। और उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी ओ डी। वो उन्होंने बोला इक्वल मेजर के, इक्वल मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल। अब दूसरा, कोई बोलेगा सर आपने एक ही लिया, दूसरा भी तो है, दूसरा भी ले रहा हूं, सी ओ बी ए ओ डी, ठीक है। ये हम लोग को इक्वल लाने, दोनों में से एक भी आ गया ना इक्वल, आगे सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट लिखने का। हेंस वी कैन आल्सो प्रूव, हम लोग ऐसे दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया गिवन टू प्रूव। पता चल गया, लाइन से डायग्राम निकालना, डायग्राम से तुमको गिवन लिखना और ये आंसर लाना है। अभी इसके पीछे भागना है, ठीक है। स्टार्ट करते प्रूफ। प्रूफ मतलब हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ। विथ रीजन लिखना रहता है। पहला स्टेप हमारा आंसर लाने के लिए हम लोग को लाना है कि दोनों इक्वल है, तो मैं भी तुमको बता रहा हूँ, देखो हाँ आराम से, कोई भी 2 लाइन धीरे धीरे समझने के लिए कट कर देने का। अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे आंसर बता देना, लेकिन कंटिन्यू वाले, या तो ये 2 लाइन को काटो आंसर लाने के लिए, या तो ये 2 लाइन को काटो, या तो ये 2 लाइन को काटो, या तो ये 2 लाइन, कंटिन्यू वाले 2 लाइन को एक एक करके काटना है। पहले स्टेप के लिए एक लाइन काटना है, दूसरे स्टेप के लिए 1 लाइन काटना है। क्यों, हम लोग ने अभी पढ़ा हुआ डायग्राम बनने के लिए। देखो अभी मैं काट रहा हूँ, इसको तुमने देखा, थ्योरम के मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और ये दोनों मिलाकर 180 होता है, बोला था मैंने। तो बस ए ओ डी ए ओ सी, ए ओ डी ए ओ सी इज इक्वल टू 180। ये दोनों मिलाकर 180 क्यों है, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले बताया, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। क्लियर हो गया। चलो एक काट लिया, अब या तो पीछे वाला काटो या तो आगे वाला, कंटिन्यू वाला बोला मैंने, तो अभी ये काट लो, वापस लीनियर पेयर बन गया। देख लो, वापस वही लिखना है, ए ओ सी सी ओ बी, ठीक है। वापस वही रीजन आएगा, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुमको समझाया भी था कि जब x इज इक्वल टू वाई होगा, z इज इक्वल टू वाई होगा, तो ये y गया खड्डे में, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z। मतलब ये वाला खत्म करके x के सामने z लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो y y मतलब 180 180 दिख रहा है तुमको,
180 180 मतलब y है, मतलब y को देखो यहाँ पे तीसरे स्टेप पे y दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब 180 हमको दिखना नहीं है। ये लेना है तुम्हारा x हो जाएगा, ये पूरा, हाँ ये पूरा तुम्हारा x हो जाएगा, इक्वल टू मतलब बीच में इक्वल डालना है, और z मतलब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो एंगल AOD एंगल AOC इज इक्वल टू, ये गया उसके सामने ये आ गया, एंगल AOC और एंगल COB। क्लियर हो गया? अब ये दोनों, ये स्टेप कहाँ से आया? हमने देखा कि पहले और दूसरे में दोनों सेम है, तो सेम को हमने निकाल दिया। तो ये स्टेप के लिए हम लोग कहाँ देखा? कोई प्रॉपर्टी नहीं लाया, हमने 1 और 2 में देखा कि दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ऐसे रीजन लिखना जरूरी होता है। चौथे स्टेप पे देखो, तुमको कुछ इक्वल दिखेगा, इधर AOD है, इधर AOD नहीं है, इधर AOC है, इधर AOC है, देखो इक्वल है, तो इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा? कैंसल, तो बच जाएगा AOD इज इक्वल टू COB। देखो हमारा आंसर आया क्या? देखो AOD दिख रहा है, AOD COB। तुम लोग बोलेंगे सर उल्टा आंसर आया, क्या आया? उल्टा आंसर आया, उल्टा नहीं आंसर है, सेम। जादव विलास है, विलास जादव एक ही होता है, तो COB और AOD एक ही मंगता, तो मैं उल्टा लिख देता हूँ, COB इज इक्वल टू AOD। ठीक है, यहाँ पे आएगा फ्रॉम 3, यहाँ पे आएगा फ्रॉम 4। आ गया क्या आंसर? मैंने बोला एक आंसर आया तो दूसरा निकालने की गरज नहीं है, फिर भी लिख सकते हो, वी कैन also prove, we can be also proved angle AOC is equal to angle BOD। ये प्रूव करने की गरज नहीं है अपने आप। अगर मैंने अभी देखो, मैंने तुम लोगों को पढ़ाते वक्त क्या बोला था कि मैंने ये और ये कैंसिल किया, तुमने ये और ये कैंसिल किया तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन बी आल्सो प्रूव एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आराम से देख लेना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाय।